हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे एनएचपीसी जेई का जो पेपर हुआ था 5 अप्रैल 2022 को इसी मंथ में, उसका हम लोग सेकंड शिफ्ट का मेंशन करके रखा है मैंने ऑलरेडी। सेकंड शिफ्ट का जो 2 PM की शिफ्ट थी उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आज के सेशन में भी हम लोग 110 न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपको आफ्टरनून के शिफ्ट में पूछे गए थे। मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि कौन से पेपर्स में जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन करके रखा है, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया 1 या 2 दिनों पहले, ठीक है। उसमें आपको कौन से एग्जामिनेशन में आपको प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए थे उस शिफ्ट में, उसी तरीके से आज के एग्जामिनेशन में भी आज की जो शिफ्ट हुई थी, दैट मीन्स जो 2 PM की जो शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे आपको कौन से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ये देखिए, आज का हमारा 2 PM का शिफ्ट है। इसके पहले का अगर आपने 9 AM वाला शिफ्ट नहीं देखा होगा, इसमें भी हमने 110 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था 5 अप्रैल को जो पूछे गए थे। वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने, अराउंड 5000 स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी देख लिया। अगर आपने मिस किया होगा तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। अभी आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी सारे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे नॉन टेक्निकल के, जो 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो हमारे जो स्पेशल ई बुक थी, हमारी फर्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक, उसमें से आपको ई बुक में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। आप भी अगर आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, इस एग्जामिनेशन में कोई भी आपके एग्जामिनेशन में अगर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, अगर स्पोर्ट्स का कंटेंट पूछा जाता है तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परचेस नहीं किया होगा तो परचेस कर सकते हो हमारे कोचिफाई को एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हुए। उसके बाद में इसका जो एडवांस सेशन है ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके रखा है। इसका भी ई बुक अवेलेबल है। दोनों भी ई बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों भी ई बुक की वैलिडिटी 1 ईयर के साथ में थे। इस ई बुक के लिए मैं आपको स्पेशल कूपन कोड अभी बता देता हूँ। फ्लैट 40 कूपन कोड लगा के आप इसको सिर्फ 60 रुपीज़ में अवेल कर सकते हो हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाकर जाना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको 2022 के एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है नॉन टेक्निकल की जनरल एनालिसिस की ई बुक। इसको जाके ज़रूर अवेल कीजिएगा। साथ साथ हमारा जो टेक्निकल का जो कोर्सेज है, जैसे कि 4-in-1 स्पेशल कोर्स हो गया और हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स जो लेटेस्ट वाला है, वो भी आप जाके परचेस कर सकते हो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऊपर। ओके, दोनों भी एप्लीकेशंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर डाउनलोड करके इसका फायदा लीजिएगा। इसकी कूपन कोड आपको डालना मत भूलिएगा, ठीक है। JEE 50 और फ्लैट 40 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कूपन कोड है इस कोर्सेज को डिस्काउंटेड प्राइस में लेने के लिए। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर। परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर के अंदर इसमें से क्या नहीं रहता है? स्क्विरल केज रोटर रहता है यहाँ पे, ओके। उसमें अब हाई पावर फैक्टर रहता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी रहती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहता क्योंकि ये परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेज कैपेसिटर मोड है, ठीक है। जो कैपेसिटर है ये परमानेंटली कनेक्टेड है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT द DC लोड लाइन इज द प्लॉट ऑफ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो कौन से 2 पैरामीटर्स के बीच में प्लॉट की जाती है वो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम यहाँ पे कॉमन इमिटर, ठीक है, CE कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें पूछा गया था। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी DC लोड लाइन है ये प्लॉट है बिटवीन IC एंड VC, दैट मीन्स कलेक्टर करंट टू कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज। ओके, यहाँ पे आप इसमें इस कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हो VC कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज वर्सेस IC। ये है हमारा DC लोड लाइन, इज अ प्लॉट बिटवीन IC एंड VC। को ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनर ऑफ एवरी ओवरहेड लाइन शैल इंश्योर दैट मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मेटल सपोर्ट इज व्हाट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये UPRUVNL की जो एग्जामिनेशन थी, ठीक है, 24 अक्टूबर को जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको ये भी मैंने बताया था कि आपको आई रूल्स 1956 का जो सेशन है मैंने आपको काफ़ी बार रिकमेंड किया था, उसको आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। ठीक है, हालांकि इसके अंदर कुछ जो नए रूल्स हैं, ठीक है, नए रूल्स दैट मीन्स जो एग्जामिनेशन में एक्सेप्शनली पूछे गए वो भी हम लोग ऐड करेंगे। तो कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं आपको 1956 का एक और सेशन लेके आऊँ? ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एडिशनली जो भी नए रूल्स है उसमें मैं ऐड करके आपको फिर से सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो UPRNL का एग्जामिनेशन हुआ था 24 अक्टूबर 2021 में, ये आपको सेम कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज कॉपी नहीं करते, वो आपको जो मीनिंग है वो थोड़ा सेम ही रहता है, लेकिन उसका जो फ्रेमिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। और ये आई रूल्स अंडर 70 आता है, आई रूल 70 के अंडर आता है। तो जो भी ओनर है, ठीक है, ओवरहेड लाइन का, वो इंश्योर करता है कि मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेटल सपोर्ट का वो होना चाहिए 1.5 टाइम्स। ओके, अब देखिए मेटल सपोर्ट की बात आती है तो वो आता है 1.5 टाइम्स। अगर कंक्रीट सपोर्ट आता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा 2 का। अगर गार्ड वायर है
तो वो होता है हमारा 2.5 का सेफ्टी फैक्टर, और अगर वुड सपोर्ट है तो उस केस में हमारा 3 का हमारा सेफ्टी फैक्टर रहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, फॉर मेटल सपोर्ट आएगा इस केस में 1.5, अगर 2 है तो हमारा रहेगा कॉन्क्रीट सपोर्ट, 2.5 है तो गार्ड वायर, और अगर हमारा लाइक वुड सपोर्ट है तो वो हमारा 3 आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ कि जो भी आप एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराता हूँ, उसमें होता क्या है गाइस, 2021 से लेके 2022 के में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स को कवर करते हैं, और उसी में से क्वेश्चंस आपके रिसेंट में आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। और उसी तरीके से यूपीपीसीएल के जो पेपर्स है गाइस, ठीक है, 5 जो शिफ्ट हुई थी उसका भी पेपर मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि यूपीपीसीएल के सारे शिफ्ट का पेपर मैं प्रोवाइड करूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसके अकॉर्डिंगली मैं सेशन आपके लिए फ्रेम करूंगा आने वाले समय में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको कि हमारे पास में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, उसमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे पास सही है या फिर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वोल्टेज गेन जो है हमारे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का वो लेस देन यूनिटी रहता है। मैंने आपको पढ़ाया था गाइस, यस इट इज़ लेस देन यूनिटी। एक आपको कंप्लीट चार्ट ही प्रोवाइड किया था, अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। नेक्स्ट है इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस इज हाई। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी आपको बात निकली है तो वो जो कॉमन कलेक्टर है हमारा कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद करने की कोशिश कीजिएगा, उसको हम लोग इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं, इमीटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट फाउंड इन अ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट के अंदर इसमें से कौन से पार्ट नहीं पाए जाते। सबसे पहला एयर प्रिएटर आता है, करेक्ट है। हमारे पास इकोनोमाइजर भी आता है। ठीक है, इकोनोमाइजर क्या काम करता है, टू हीट द फीड वाटर, फीड वाटर को हीट करने का काम करता है बाय यूजिंग अ हीट ऑफ फ्लू गैसेस। नेक्स्ट है हमारे पास में सुपर हीटर भी आता है एयर को सुपर हीट करने के लिए, बट हेवी वाटर रिएक्टर हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंपोनेंट है, ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट। तो आपको ध्यान में रखना होगा। एक बेसिक सा हमारे पास में जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा कि ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन हेवी वाटर रिएक्टर, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डिमांड, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पूछा गया था यूपीपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में। ठीक है, कौन सी तारीख को, ये 4 नवंबर को जो आपको है, ठीक है, 2019 का शिफ्ट हुआ था, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। ठीक है, सेम एज इट इज़, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन हमें बताई गई 25 मेगावाट है। लोड फैक्टर हमारे पास में गिवन था 60% और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर था 50%। तो हमें रिजर्व कैपेसिटी पता करनी थी हमारी प्लांट की। ओके, सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ 2-3 फॉर्मूलाज पता होना ज़रूरी था, जैसे कि हो गया हमारे प्लस में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, और रिजर्व कैपेसिटी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, रिजर्व कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं प्लांट कैपेसिटी से माइनस जो हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है, वो अगर माइनस कर देते तो हमारे पास में रिजर्व कैपेसिटी पता चल जाती है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास कितना प्लांट की कैपेसिटी है, उसमें से हमारे पास में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड कितनी जा रही है, इन दोनों का डिफरेंस रहता है कि हमारे पास में कितना रिजर्व है। ओके, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए, लोड फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लोड फैक्टर विच इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन वो होता है हमारा मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब हमारे पास में मैक्सिमम डिमांड पता है 25 मेगावाट है। ओके, और लोड फैक्टर भी पता है, इससे हम लोग एवरेज लोड निकाल सकते हैं। तो लोड फैक्टर कितना है हमारे पास में 0.6, क्योंकि हमारे पास 60% है, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, फ्रैक्शनल में, और मल्टीप्लाइड में हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम डिमांड 25 से। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 15 मेगावाट। आपको मैं एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताई थी कि इस कैलकुलेशन को किस तरीके से आसानी से करते करके, अगर आपको पता करना होगा तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमें जो कैलकुलेशन की स्पीड है उसको किस तरीके से रिड्यूस करना होगा करके। मैंने आपको बताया था। देखिए 0.6 मतलब कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/5 भी लिख सकते हैं। 3/5 का ही मतलब होता है 0.6, 1/5 का मतलब होता है 0.2। इस तरीके से मैंने आपको फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हो, किस तरीके से आपकी कैलकुलेशन स्पीड को क्विक करते फास्ट करते हैं, मैंने आपको टेक्निक बताई थी। आपको मुझे सेशन चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या आया, अभी हमारे पास में एवरेज लोड का पता चल गया कि वो है हमारे पास में 15 मेगावाट। आई चेंज द कलर सो दैट आपको समझ में आ सके। ओके, अब देखिए रेटेड प्लांट कैपेसिटी कितना है हमारे पास में, रेटेड प्लांट कैपेसिटी कितना है हमारे पास में, जो एवरेज लोड है हमारा
उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से तो हमारे पास में रेटेड प्लांट कैपेसिटी आ जाएगी। एवरेज लोड कितना है हमारे पास में 15 मेगावाट का है। देखिए यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया, डिवाइड क्या करें हम लोग प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से जो है हमारे पास 0.5, तो हमारे पास आ गया 30 मेगावाट का। ठीक है, 30 मेगावाट आया हमारे पास में। ये कितना है रेटेड प्लांट कैपेसिटी, दैट मीन्स हमारे पास रेटेड प्लांट कैपेसिटी में से अगर हमारे पास मैक्सिमम डिमांड हम माइनस करते हैं 25 मेगावाट तो हमारे पास कितना बचेगा, वो बचेगा हमारे पास में 5 मेगावाट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ये इस तरीके से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनता है। हालांकि वैल्यूज चेंज हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना होगा। इसके लिए आपको 2-3 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और ये फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से रिलेटेड ये फॉर्मूलाज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर हीटिंग एलिमेंट इन अ रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग में इसमें से कौन सा मटेरियल सुटेबल नहीं है, ठीक है, फॉर हीटिंग एलिमेंट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग हीटिंग यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग में, तो जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, ये काफ़ी गर्म हो जाता है ड्यू टू I²R लॉस। ठीक है, ये जो हीट होती है, ठीक है, ये हम लोग एज अ यूज़ करते हैं पर्टिकुलर चीज़ को हीट अप करने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो रजिस्टर है आपका, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी मेल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिल्वर की बात करते हैं तो ये जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल करंट में भी अगर हम लोग करंट उसका बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जल्दी से जल्दी हमारा गर्म मेल्ट हो जाता है, बट वही प्रॉपर्टी हम लोग नहीं चाहते। इसलिए हमारा जो सिल्वर है हम लोग एज इट इज़ एज अ रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, आपने देखा होगा कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग हमारे जो फिलामेंट रहते हैं बल्ब का, उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा डाउटफुल लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर गिवन था डिफरेंट था, बट इसका करेक्ट आंसर कुछ दूसरा ही है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था रिलेटेड टू द डीसी शंट मोटर। इन्होंने जो आंसर मार्क करके रखा है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट मेंशन करके रखा हूँ, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हेवी स्टार्टिंग। ये तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास डीसी शंट मोटर जो है हम लोग हेवी स्टार्टिंग के लिए नहीं यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने जो स्टेटमेंट मेंशन किया है सेकंड, ठीक है, द टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। नहीं, डीसी शंट मोटर में जो फ्लक्स है, ठीक है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंट नहीं आर्मेचर करंट के ऊपर, जो इसलिए जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के ऊपर। ठीक है, A। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सिंक्रोनस मशीन इफ द कॉइल इज फुल पिच्ड। अगर हमारे पास एक कॉइल जो है वो फुल पिच्ड है, ठीक है, फुल पिच्ड कॉइल है, तो हमारे पास में जो दोनों साइड्स है इसके, ठीक है, वो कितने डिग्री अपार्ट रहते हैं, वो सिंपल है, वो 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ 3-phase सप्लाई VBN इज इक्वल्स टू 110 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वोल्ट्स अज्यूमिंग अ पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस है तो VCN का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, VCN का वैल्यू होगा हमारा 110 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस है हमारे पास में। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो इस केस में हमारे पास इसमें अगर हम लोग एडिशनली अगर हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि तीनों भी फेजेस है वो 120 डिग्री अपार्ट रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो इसके कारण हमारे पास में 30 माइनस अगर हम लोग डिफरेंस कर दें 120 का, तो हमारे पास 90 डिग्री जो आ रहा है वो VCN का आएगा। ठीक है, VBN से VCN का। ओके, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो लाइन वोल्टेज है वो लीड करते हैं करस्पॉन्डिंग टू देयर फेज वोल्टेजेस बाय 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फेज वोल्टेजेस क्या है, अगर हम लोग ये हो गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ये हो गया हमारा A, B और ये होगा C। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास में जो फेज वोल्टेज हो गया बिटवीन A और N के बीच में, ओके, और अगर हम लाइन टू लाइन वोल्टेज करते तो वो होता है हमारा A और B के बीच में। ओके, तो VAN, दैट मीन्स VAN का जो है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास फेज वोल्टेज, उसको लीड क्या कर रहा है VAB। ठीक है, ये जो लाइन वोल्टेज है उसको ये लीड कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। इसी के अकॉर्डिंगली तीनों भी जो फेज्ड है वो इक्वली 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। तो जो हमारा VBN अगर 110 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हो, अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा बैलेंस सिस्टम है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर हमारा मान लो VAB, ठीक है, वो है हमारा VP एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो उसके इसमें जो हमारा VBC जो रहेगा, ठीक है, वो VBC जो रहेगा वो रहेगा हमारा VP एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री, और VCA, ठीक है, ये हमारा लाइन वोल्टेज की बात करें तो वो रहेगा VP एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, इस तरीके से। तो ये आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेल्टा नेटवर्क
When a delta network is converted into a equivalent star network, all the three resistors are found to have a same value as 330 ohms. What will be the value of three resistors in a delta network? काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको कोर्सेज में भी बताया था हमारे पेड कोर्स में. इसकी शॉर्टकट टेक्निक होती है. अगर आपके स्टार रेजिस्टेंस, ठीक है, स्टार कनेक्टेड फैशन में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है वो अगर इक्वल वैल्यू के हो गए, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास मेंशन किया है कि 330 ओम्स का ईच फेस का है, तो इसका सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देना. हमारे पास में जो डेल्टा का रेजिस्टेंस रहेगा आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 990 ओम्स आ जाएगा. लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जो तीनों रेजिस्टेंस है वो इक्वल वैल्यू क्यों नहीं चाहिए. लेकिन अगर आपको डेल्टा में पूछा, डेल्टा में बताया गया और अगर आपको पूछा कि स्टार में क्या होगा इक्विवेलेंट, तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन्स डिवाइड कर देना 3 से, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सेम आउटपुट अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट डैश दैन अ करस्पॉन्डिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर. सेम आउटपुट के लिए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रहती है वो 30% हमारी लार्जर रहती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर. इसलिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रेफर करते हैं, ठीक है. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेजेस इज यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर गेजेस इन अ वैक्यूम मेजरमेंट. इसमें से कौन सा गेज है वो हम लोग बाकी के जो अदर गेजेस है वैक्यूम मेजरमेंट के लिए उसको हम लोग कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो वो काफ़ी सिंपल सा आंसर है इसका, मैक्लॉड गेज. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन हमारा जो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. हमने गलती से सी मेंशन किया बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, यू कैन कंसिडर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट. कैनॉट बी बोला गया, इसमें से कौन सा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. फेज सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज़ करते हैं, फेज एडवांसर एंड स्टैटिक कैपेसिटर. बट इंडक्शन बैंक कैनॉट बी यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है. इंडक्शन बैंक के कारण क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर और भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें हमारे पास में, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हमें पता करने हैं, ठीक है. पहले स्टेटमेंट क्या है, मर्स प्राइस कैलकुलेटिंग करंट प्रिंसिपल इज मोर सुटेबल फॉर जनरेटर दैन ट्रांसफार्मर. करेक्ट है. जो मर्स प्राइस हमारे पास कैलकुलेशन है, ठीक है, वो जनरेटर के लिए काफ़ी सुटेबल है एज कम्पेयर टू द ट्रांसफार्मर. स्टेटमेंट करेक्ट है. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो है फॉर लॉन्गर लाइन्स इज वेरी चीप. नहीं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो है लॉन्गर लाइन्स के लिए चीप नहीं रहती है, इट इज समवॉट एक्सपेंसिव. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज अ डीसी वेल्डिंग मोर एडवांटेजेस दैन अ एसी वेल्डिंग. इनमें से कौन सा एस्पेक्ट्स में जो हमारे पास में डीसी वेल्डिंग है वो इसमें एडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू द एसी वेल्डिंग. डीसी वेल्डिंग में उसकी जो आर्क रहती है गाइस ये काफ़ी स्टेबल रहती है. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. हालांकि एसी वेल्डिंग जो है वो थोड़ी चीप रहती है, ओके, और सिर्फ ट्रांसफार्मर ही हमें रिक्वायरमेंट रहता है. लेकिन डीसी वेल्डिंग के तहत क्या होता है कि हमारे पास में जनरेटर सेट या फिर रेक्टिफायर सेट रिक्वायर्ड रहता है, ओके. ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर ट्रांजिस्टर सुपेरियर दैन द वैक्यूम ट्यूब्स. इनमें से कौन से कारण की वजह से हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सुपेरियर एज कम्पेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स. तो है हमारे पास में वोल्टेज इन, क्योंकि वोल्टेज इन काफ़ी अच्छा रहता है ट्रांजिस्टर्स का एज कम्पेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. इन केस ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इफ द लोड ऑन सेकेंडरी साइड इंक्रीजेस. अगर हमारे पास में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है और लोड अगर हमारे पास सेकेंडरी साइड में इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में हमारे पास में दोनों भी रेशियो एरर और फेज एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डायोड्स आर ऑपरेटेड इन अ रिवर्स बायस कंडीशन एक्सेप्ट. इनमें से जो चार ऑप्शंस में हमारे पास में चारों में से एक जो ऐसा हमारे पास डायोड है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑपरेट होता है. दैट मीन्स तीन जो है रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन टनल डायोड को छोड़ के, ठीक है, टनल डायोड को छोड़ के रिवर्स जेनर डायोड, फोटो डायोड एंड वैरेक्टर डायोड दीज आर ऑपरेटेड इन अ रिवर्स बायस कंडीशन, ओके. टनल डायोड का सिंबल याद आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से सिंबल होता है, दीज आर द एरोज, इस तरीके से आता है, ओके. देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. सिंपल सा क्वेश्चन है. अ स्टील रिंग विद अ 5 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वाउंड यूनिफॉर्मली विद अ 600 टर्न्स ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 300 मिलीएम्पियर्स. फाइंड द मैग्नेटोमोटिव फोर्स. एक स्टील रिंग है हमारे पास में, ठीक है, 5 cm क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका. तो हमारे पास क्या पूछा गया, एमएमएफ. एमएमएफ को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एम्पियर टर्न्स से, ओके. एम्पियर टर्न्स, तो एम्पियर कितना है हमारे पास में 300 मिलीएम्पियर, 300 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय टर्न्स कितने हैं हमारे पास में 600, ओके. 300 × 6 विल बी 180 एम्पियर टर्न्स. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जो बाकी की वैल्यूज रहती है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रहती है। डीसी मशीन के अंदर काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस कि आपको ईएमएफ कितना जनरेट होगा फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए आपके हमारे पास में कितने पोल की मशीन है, ठीक है, उसका कौन सा फैशन है, वो लैप वाउंडेड मोटर है, ठीक है। दैट मीन्स एक 8 पोल लैप कनेक्टेड आर्मेचर है जिसके हमारे पास में 960 कंडक्टर्स है, फ्लक्स है 40 मिली वेबर का पर पोल और स्पीड है 400 आरपीएम की। तो हमें ईएमएफ जनरेट पूछा गया। तो ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, याद में रख लीजिएगा 5PZ N अपॉन 60A, राइट। तो हमारा जो फाई है वो हमारे पास फ्लक्सेस 40 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स कितने 8, ठीक है। और अब देखिए इस केस में हम लोग नंबर ऑफ पोल्स, देखिए लैप कनेक्टेड वाउंड मशीन है तो उस केस में A इज इक्वल्स टू P है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो हम लोग 8 को स्किप भी किया तो भी चलेगा क्योंकि P और A कैंसिल हो जाएगा, A इक्वल्स टू P है। तो हम लोग डायरेक्टली Z का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जो है हमारे पास में नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, 960 कंडक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय N, स्पीड कितना है हमारे पास में 400 डिवाइडेड बाय 60। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपका जो वैल्यू आएगा 256 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से ट्रू और फॉल्स हमें पता करने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि स्टार कनेक्टेड लोड में, ठीक है, दिस इज स्टार कनेक्टेड लोड, लाइन करंट जो रहते हैं मैंने आपको बताया था, लेट्स से दिस वन इज अ फेज ए बी एंड सी, दिस वन इज अ न्यूट्रल, ओके। तो जो लाइन करंट, ठीक है, लाइन करंट है, ठीक है, वो फेज करंट के बराबर होता है, करेक्ट। दैट मीन्स IAL इज इक्वल्स टू IAB इज इक्वल्स टू IAN, कैसा हम लोग कह सकते हैं IAN जो है वो बराबर है IAB के, ठीक है। दैट मीन्स स्टार कनेक्टेड लोड में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल रहते हैं, लेकिन लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ रहता है VPH के, ठीक है, फेज वोल्टेज का। और बैलेंस 3 फेज सर्किट के अंदर जो टोटल इंस्टेंटेनियस पावर रहता है वो इक्वल रहता है एवरेज पावर के बराबर। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ पावर प्लांट द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर, मैंने आपको बताया था काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है करके कि जो पावर प्लांट रहता है उसके अंदर जो डाइवर्सिटी फैक्टर रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है गाइस, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम। मैंने आपको एक बताई थी कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है, ठीक है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, उसके अगर हम लोग इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड एडिशन करते हैं तो ऑब्वियसली वो सिस्टम के मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा ही आएंगी। दैट मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा डिनोमिनेटर के, ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो हमारा जो ऊपर की टर्म है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नीचे के टर्म्स, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चाहिए, ग्रेटर देन यूनिटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर का ही ये कंडीशन होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्किट ब्रेकर विच आर द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग आर्क रेजिस्टेंस। आर्क रेजिस्टेंस का ये देखिए, ये जो स्पेशल मैंने आपको हमारा जो ट्रांसमिशन वाला कोर्स है ना गाइस, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसको जरूर जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मैंने वहाँ पे आपको टच किया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक मेथड नहीं है इंक्रीजिंग द आर्क रेजिस्टेंस, तो शॉर्टनिंग द आर्क ये हमारा गलत हो जाएगा। लेंथनिंग द आर्क इसका करेक्ट आंसर होता था। कूलिंग द आर्क, उसके कारण हम लोग आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क एंड स्प्लिटिंग द आर्क, उसके कारण हम लोग रेजिस्टेंस का जो आर्क का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करते हैं, देयर बाय वी रिड्यूस द चांसेस ऑफ मोर आर्क डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज्ड फॉर इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क इज, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर हम यूज करते हैं इंडक्शन मोटर के लिए, जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है वो रहता है हमारा 1/3 ऑफ द फाइनल टॉर्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द I 1956 अ क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन डैश इन विड्थ शैल बी प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ अ स्विच बोर्ड, ठीक है। तो उसका जो क्लियर देखिए आई रूल्स अकॉर्डिंग टू द 61 आता है, ठीक है, आई रूल 61 आता है। ये बात ध्यान में रखना होगा कि दैट इट मेंशन एवरी स्विच बोर्ड शैल कंप्लाई विद अ सर्टन प्रोविजन, जस्ट लाइक कि हमारे पास में आता है कि ए क्लियर स्पेस नॉट लेस देन 1 मीटर, ठीक है, इन विड्थ शैल बी प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ द स्विच बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ये आई रूल्स नंबर 61 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्टरनेटर इन केस ऑफ अ जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड्स द आर्मेचर रिएक्शन इज, ठीक है। मैंने आपको अल्टरनेटर का एक सेशन मेंशन किया था, ठीक है, उसमें टॉप 50 गोल्डन MCQs है, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो जो जीरो फैक्टर पावर फैक्टर लैगिंग लोड के तहत, ठीक है, तो जो आर्मेचर रिएक्शन है वोनली मैग्नेटाइजिंग रहता है, ठीक है। किसके वक्त कर रहे हैं, अल्टरनेटर के साथ। ये इस कॉलम में देखना होगा, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग की लोड, इस केस में हमारे पास में जो आर्मेचर रिएक्शन रहता है ये सिर्फ प्योरली मैग्नेटाइजिंग रहता है। मैंने आपको बताया था कि ये टेबल आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए करके, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने एक केस में मेंशन करके रखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर। इसमें से कौन सी एक वैलिड मेथड नहीं है स्पीड कंट्रोल की यूनिवर्सल मोटर की, ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर की, तो है हमारे पास शेडेड पोल मैकेनिज्म, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से, ठीक है। दूसरा आता है रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। देन आता है हमारे पास टैप्ड फील्ड मेथड, ओके। बट ये शेडेड पोल मैकेनिज्म इज नॉट अ वैलिड method used for speed control of universal motor. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्किन इफेक्ट इज मोर डोमिनेंटली ऑब्जर्व इन। तो जो स्किन इफेक्ट होता है हमारे पास में ये इंडक्शन हीटिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ओके, क्योंकि जो स्किन इफेक्ट फिनोमेना है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इंडक्शन हीटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग अ 3-फेज मोटर। जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं फॉर स्टार्टिंग अ 3-फेज मोटर तो कितने सर्किट कंडक्टर्स रिक्वायर्ड रहते हैं बिटवीन स्टार्टर एंड मोटर। उस केस में हमारे पास में 6 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, 6 सर्किट्स कंडक्टर रिक्वायर्ड रहते हैं इन बिटवीन स्टार्टर एंड मोटर। ये इसका प्रॉपर्टी है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में आता है ये चीज़। और उसका एक चीज़ भी आपको मेंशन कर देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है कि उसका पीक स्टार्टिंग करंट वो 1.3 से लेके 2.6 के बीच में रहता है, 2.6 टाइम्स ऑफ अ फुल लोड करंट। तो ये बात ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन अ 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी मस्ट बी विद इन। मैंने आपको ये बताया था इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंदर हमारे पास में ±3% का वेरिएशन होना चाहिए। अगर आप 1% निकालते हो, ठीक है, इस 50 हर्ट्ज का, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास में 0.5 हर्ट्ज। 3% निकालते हो तो वो हो जाएंगे हमारे पास 1.5 हर्ट्ज। दैट मीन्स आपका टॉलरेंस बैंड कितना है, ये अगर हमारा 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है तो आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना रहना चाहिए, वो रहेगा हमारे पास 48.5 हर्ट्ज। और मैक्सिमम हमारा कितना जाना चाहिए, वो रहेगा हमारे पास 51.5 हर्ट्ज। इसके बीच में ही हमारे पास टॉलरेबल फ्रीक्वेंसी बैंड है, इसके बीच में हमारा फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is which of the following statements related to the dynamometer type wattmeter is incorrect। dynamometer type wattmeter से रिलेटेड इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एसी सर्किट। आपको बताइए कि डायनामोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर हम लोग एसी एज वेल एज, ठीक है, डीसी सर्किट्स के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डीसी मेजरमेंट के लिए भी, ओके। Next question is a ring-shaped core with a cross-sectional area of 2 cm square has a flux density of 5 Tesla. Find the flux in the core. Flux हमें पता करना है B इज इक्वल टू क्या है, phi बाय A, ओके। तो हमारे पास क्या पता करना है, फ्लक्सेस को पता करना है phi का, ठीक है। B क्या है हमारे पास में, जिसका यूनिट है टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं B से। A हो गया हमारा एरिया, ठीक है। phi का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। phi विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 10 देखिए 2 क्या हो गया हमारा, हम लोग डायरेक्टली तो मैं B का मेंशन करता है। B कितना हमारे पास है 5 टेस्ला, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा मीटर में, ठीक है। -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो phi का वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास 0.001 वेबर। सारे वैल्यूज इक्वल है इसलिए आपको जो कन्वर्जन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ AF ऑसिलेटर्स एंड RF ऑसिलेटर्स आर यूजुअली बिटवीन। तो जो आउटपुट इम्पीडेंसेस रहता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का वो रहता है 600 ओम्स का, ठीक है। उसका भी टॉलरेंस है ±10%, ठीक है। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का रहता है 50 ओम्स का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर BJT हैविंग अल्फा इज इक्वल टू 0.99, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99। इसका जो वैल्यू बनता है वो बनता है हमारा 99। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन को चेक करते तो हमें ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है, आप भी इसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करिए, लेकिन हमारे पास में जो ऑप्शन है मैग्नीन जो कि हमारे पास में 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो हमारे पास में नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है कि दैट मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है, ठीक है। एंड माइका इज ऑल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट गाइस, ठीक है। अगर हमारे पास में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहते थे और यहाँ पे ऑप्शन में अगर हमारे पास कॉपर या फिर सिल्वर रहता तो वो आंसर करेक्ट हो सकता था। तो इस बात का आप चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री फेज मोटर ड्रॉज अ 5.6 किलोवाट पावर व्हेन सब्जेक्टेड टू अपैरेंट पावर ऑफ 7000 वाट, फाइंड आउट द पावर फैक्टर, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया कि हमें पावर फैक्टर पता करना है, ठीक है। cos phi
ठीक है। हालांकि यहाँ पे वाट में मेंशन करके रखा है अपैरेंट पावर, हम लोग जनरली वी में मेजर करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे उनकी गलती हो सकती है, ठीक है। 3 फेज मोटर ड्रॉ करिए 5.6 किलोवाट, दैट मीन्स 5600 वाट जो है हमारे पास में एक्टिव पावर है, ठीक है, ड्रॉ करिए। और इसका अपैरेंट पावर है 7000, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इसका जो कॉस फायर रहेगा ये आएगा हमारा 0.8, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे वैट था या वी था करके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करंट इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट में हमें करंट फाइंड आउट करना होगा, ओके। सिंपल है, देखिए इन दोनों की बैटरी की पोलैरिटी अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये माइनस टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो हमारा बैटरी का इफेक्टिव वोल्टेज है वो हमारे पास में -2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है अगर हम लोग एडअप करते हैं 4 + 6 विल बी इक्वल टू 10 ohms, ठीक है। 10 ohms का तो जो हमारा करंट आएगा -0.2 एम्पियर इस केस में आ रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, इसलिए, ओके। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 250 volt lamp has a total flux of 2500 lumens and it takes a current of 500 milliampere. Find out the lumens per watt, ठीक है। lumens कितना है हमारे पास में 2500। सिंपल, इसमें आपको luminous efficiency पूछी गई थी लेकिन इन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया lumens per watt, कोई भी कैलकुलेट कर सकता था। 2500 lumens है, 250 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम लोग करंट मेंशन करते हैं पर वैट, हम लोग वैट निकाल पाएंगे। दैट मीन्स वैट क्या होता है बेसिकली वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, 250 मल्टीप्लाइड बाय 500 इंटू 10⁻⁻3। इसका आंसर ही आता है हमारे पास में 20 ल्यूमेंस पर वैट का ये बल्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिड्यूस अ लोडिंग एरर ऑफ अ वोल्टमीटर टू लेस देन 1%। अगर मैं लोडिंग एरर को रिड्यूस करना होगा वोल्टमीटर के लेस देन 1% क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर शुड बी एट लीस्ट 100 times as large as the resistance of the path across which the voltage is being measured. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर अ इंडक्शन मोटर टू बी एक्ट एज अ इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में ऑपरेट करने के लिए इंडक्शन मोटर का स्लिप का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रेटर दैन 1, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग इंडक्शन जनरेटर करते हैं तो -1 के बीच में, -1 to 0 के बीच में होना चाहिए। इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग है तो 1 to, ठीक है, 2 के बीच में होना चाहिए। और अगर हमारा इंडक्शन मोटर ऑपरेट होता है तो स्लिप का वैल्यू बिटवीन 0 to 1 होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डैश ओनली। ओम्स लॉ सिर्फ कॉपर के लिए इसमें एप्लीकेबल होगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड सिलिकॉन कार्बाइड, बेसिकली जर्मेनियम और सिलिकॉन ये तो सेमीकंडक्टर है, लेकिन ये अप्लीकेबल होगा हमारे कंडक्टर के लिए, ठीक है, प्योर कॉपर के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉथर्ड एमएमएफ मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ। रॉथर्ड्स एमएमएफ मेथड ये हम लोग अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रॉथर्ड्स मेथड या फिर एम्पियर टर्न मेथड जो है, ठीक है, ये एक हमारे पास कॉन्वर्स है किसका, ईएमएफ मेथड का। इट इज़ अ कॉन्वर्स ऑफ ईएमएफ मेथड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। Next question is what will be the peak value of sinusoidal voltages if the RMS value of the signal is 100 volt। ठीक है, RMS वैल्यू अगर हमारे पास 100 वोल्ट है, इसको अगर हमें पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो √2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। √2 मल्टीप्लाइड बाय 100, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच विल बी इक्वल टू 141.2 वोल्ट्स। ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर कोड यूज्ड फॉर अ पाइपलाइंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हमें। कलर कोड यूज्ड फॉर पाइपलाइंस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड वेंटिलेशन डक्ट इज ऑरेंज, इज ऑफ ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, यहाँ पे मैं मेंशन करके रखा हूँ, देख सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड वेंटिलेशन डक्ट्स के लिए जो कलर है ये हमारा ऑरेंज कर रहता है। ठीक है, ये भी मैं आपको एक टेबल मेंशन करके रखा हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी एक बार एक्सेप्शनली ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल इक्विवेलेंट इन द गिवन सर्किट। एल इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस के जैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। यहाँ पे 20, 12 और ये 10 ये हमारे पास में सीरीज है, कनेक्टेड है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है 7 हेनरी की। दैट मीन्स 7 पैरेलल विथ, ठीक है, 20 + 12 + 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 हेनरी का। ठीक है, इक्विवेलेंट आया, अगर हम लोग यहाँ पे 6 हेनरी लिख लेते हैं, 6 हेनरी, तो ये अगर हम लोग एलिमिनेट भी कर देते हैं, मान लो पूरा ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए 6, 4 और ये हमारा 8 सीरीज में है, इसका एडिशन कितना हो जाएगा 18 हेनरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्किट ब्रेकर द रेशियो ऑफ मेकिंग कैपेसिटी टू द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी इज अप्रोक्सीमेटली। मेकिंग कैपेसिटी टू ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछी गई है, ये कितना है हमारे पास में 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिमेट्रिकल मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। इसमें से कौन सा प्रेशर मेजरमेंट का एक यूनिट नहीं है, वो हमारा उसमें न्यूटन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि पास्कल, टॉर एंड बार आज अ टाइप ऑफ प्रेशर मेजरमेंट
ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डीसी मशीन कॉपर लॉस टेक्स प्लेस इन अ डीसी मशीन के अंदर कॉपर लॉसेस कहाँ होते हैं? वो होते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में और शंट फील्ड वाइंडिंग में। ऑप्शन डी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन द टू म्यूचुअली कपल्ड कॉइल्स इफ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा मैक्सिमम है, एम का अगर वैल्यू 1 है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना रहेगा उन दोनों कॉइल का बीच का? ठीक है, ये कितना रहेगा? वो भी हमारा 1 रहेगा। सिंपल है गाइस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। के इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग? एम अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स आर एडवांटेजेस ओवर अ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर इफ कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर हो एडवांटेजेस है ओवर अ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बनाइजेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बनाइजेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में काफ़ी ज़्यादा ऑयल रहने के बाद कारण जो कार्बनाइजेशन है वो हमारा कम रहता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द लो ऑयल सर्किट ब्रेकर जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज वेरी लिमिटेड। और ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले कोर्स में पढ़ाया है गाइस, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज अ प्लगिंग। डीसी मोटर में इसमें से कौन सी ब्रेकिंग को प्लगिंग भी कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स करंट ब्रेकिंग। रिवर्स करंट ब्रेकिंग इज ऑल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ प्लगिंग। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ प्लगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000 टॉर इज इक्वल टू व्हाट? 1000 देखिए 1 टॉर मतलब क्या होता है? ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, मर्क्यूरी 1000 टॉर विल बी इक्वल टू 1000 mm ऑफ Hg। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको स्किप किया है गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्कॉट कनेक्शन। कौन से कनेक्शन को हम स्कॉट कनेक्शन कहते हैं? मैंने आपको बताया था टीटी कनेक्शन को गाइस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग स्कॉट कनेक्शन। ये 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, देखिए जो 2 ट्रांसफार्मर रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं इलेक्ट्रिकली बट नॉट मैग्नेटिकली, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सेम क्वेश्चन मैंने आपको शिफ्ट 1 के पेपर में भी पढ़ाया था, इसका टेबल में मेंशन कर देता हूँ। व्हाट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेमी इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 60 to 90% अपवर्ड जाता है और 10 to 40% डाउनवर्ड जाता है। आपको नेक्स्ट चार्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की थी? सेमी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो 60 to 90% जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड सीलिंग एंड रिमेनिंग रिफ्लेक्ट्स करती है हमारे डाउनवर्ड। ओके, ऑप्शन इस केस में हमारा क्या करेक्ट आंसर क्या था? ए। ओके, 60 to 90 अपवर्ड एंड 10 to 40 डाउनवर्ड। तो आपको ये टेबल जो है आपके लिए मैंने मेंशन करके रखा है, अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा। उस दिन हमारा जनरल डिफ्यूज पूछा गया था, आज हमारे पास सेकंड शिफ्ट में सेमी इनडायरेक्ट पूछा है। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल मोटर ऑफ अ साइज 0.25 हॉर्स पावर आर लेस। ठीक है, और लेस आर सुटेबल फॉर। ठीक है, जो यूनिवर्सल मोटर रहते हैं जिसके साइज है 0.25 HP और लेस, वो सुटेबल रहती है हमारे एज अ इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल्स के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेजेस ऑफ AC ट्रांसमिशन ओवर अ DC ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें से कौन सा एक वैलिड एडवांटेज नहीं है? ठीक है, एडवांटेज नहीं है कि कॉपर रिक्वायरमेंट जो है वो लेस है। ठीक है, देन DC लाइन। ठीक है, ये ऐसा गलत हो जाएगा। कॉपर रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू DC लाइन, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 3 फेजेस रहते हैं एज कम्पेयर टू द DC लाइन जहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटर रन मोटर इज नॉट सुटेबल फॉर। कैपेसिटर रन मोटर हमारे हेयर ड्राइव्स के लिए सुटेबल नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैक्सिमम डिमांड हमारे पास मेंशन करके रखी है 100 मेगावाट और एनुअल लोड फैक्टर है 50% का। तो हमें टोटल एनर्जी जनरेटेड कितना हुआ ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसके लिए भी आपको लोड फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एनुअल लोड मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाई T। तो हमारे पास में लोड फैक्टर गिवन है 0.5 इज इक्वल टू हम लोग एनुअल लोड, दैट मीन्स एनर्जी निकाल सकते। ये तो एनर्जी हो गया ना, इसको लिख लेते हैं एज E अपॉन 100 इंटू 10⁻⁶ मेगावाट में, इसलिए ठीक है। मल्टीप्लाइड हम लोग क्या करेंगे 365। ठीक है, 365 मल्टीप्लाइड बाय 24, तब जाके हमारा ई का जो वैल्यू आता है वो आता है 4380 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60 फॉर द गिवन सर्किट फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 किलो ओम रेजिस्टर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको इसको सिर्फ 15 सेकंड लगने चाहिए। आप वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है, हमें क्या पूछा गया था कि 5 किलो ओम्स के रेजिस्टर्स के अक्रॉस में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वीडी का वैल्यू कितना है यहाँ पे पूछा गया। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 50 वोल्ट का जो हमारे पास में जीनो डायोड यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ये अप्रॉक्सीमेटली कनेक्टेड है पैरेलल टू दिस 10 किलो ओम्स रेजिस्टर्स। दैट मीन्स यहाँ पे कितना ड्रॉप आ रहा है हमारे पास में 10 किलो ओम के अक्रॉस में, ये आ रहा है 50। या फिर अगर हम लोग ऐसे भी कर लेते कि 120 वोल्ट का जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में इतना वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, तो रिमेनिंग कितना होना चाहिए यहाँ पे 70 वोल्ट, ठीक है। 50 माइनस 120 माइनस 50 वोल्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डैश मटेरियल इज द मैक्सिमम। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमेबिलिटी रहती है वो मैक्सिमम रहती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 100 sin 314t। तो हमें टाइम पीरियड पता करना है। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 100 Vm sin of omega t, Vm sin of omega t। Here omega will be equals to 314, ठीक है। 314 will be equals to omega। ओमेगा को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं 2 pi f 314। तो हमें क्या पूछा गया था, टाइम पीरियड हमें पूछा था, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 314 करेंगे, क्योंकि f इजिकल्स टू क्या होता है 1/t। तो हम लोग क्या करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 314 इंस्टेड ऑफ 314 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पाई से, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगा। लेकिन हमें टाइम पीरियड पूछा गया, क्योंकि वो इन्वर्स होता है हमारे फ्रीक्वेंसी से, हम लोग 2 पाई डिवाइडेड बाय 314 करेंगे, तो हमारे पास में 20 मिली सेकेंड का इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल एरिया टाइप फ्लो मीटर। वेरिएबल एरिया टाइप फ्लो मीटर इसमें से जो है हमारा रोटामीटर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेटवर्क आर द नेटवर्क मेंशन्ड इन द सेम, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेटवर्क आर द नेटवर्क मेंशन्ड द सेम। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। वाई नेटवर्क एंड टी नेटवर्क, सिंपल है इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेस ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैन बी कंट्रोल बाय वायरिंग द वोल्टेज ऑन द ग्रिड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो इंटेंसिटी होती है हमारे पास में, जो ट्रेस आता है हमारे पास में इस केस में स्क्रीन में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर, तो कंट्रोल कर सकते हैं बाय वायरिंग द वोल्टेज ऑन द ग्रिड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉट डज नॉट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फैन। इसमें से जो नेचुरल ड्रॉट रहता है, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल ड्रॉट है उसमें कोई भी हमारे पास में फैन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो नेचुरली जो हमारा एयर फ्लू गैसेस पास ऑन हो रही है उसके विदाउट एनी फैन हो रही है, ठीक है। फोर्स ड्रॉट दैट मीन्स हमारे पास में एक फैन कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और इंड्यूस डॉट दैट मीन्स वो हमारा सक्शन को कैप्चर करता है, ठीक है, टू पास ऑन द फ्लू गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिले कनेक्टेड टू अ 400/5। देखिए ये जो सेम मैंने आपको ट्रांसमिशन वाला कोर्स बताया था, सबसे पहला न्यूमेरिकल यही आपको कवर कराया था और यही आपको एज इट इज पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्लक्स एंड मल्टीप्लायर क्या होगा, कि अगर हमारे पास में रिले कनेक्टेड है 400/5 करंट ट्रांसफार्मर को और सेट किया गया है 150% पे, जब उसका प्राइमरी फॉल्ट करंट है 2400 एम्पियर्स का, ठीक है। तो PSM क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है हमारे पास में, फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय CT रेशियो, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास में, प्लग सेटिंग कितना है, ठीक है। देखिए प्लग सेटिंग हम लोग निकाल पाएंगे, रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय CT करंट। रिले सेटिंग है हमारे पास 150% पे, दैट मीन्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी CT करंट कितना है, सेकेंडरी CT करंट है 5 एम्पियर का, वो हो जाएगा हमारे पास में 7.5, ठीक है। CT रेशियो कितना है हमारे पास में 400 डिवाइडेड बाय 5, इसका वैल्यू आएगा 80। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस फॉर्मूला पे, कितना है हमारे पास में 2400 फॉल्ट करंट है, प्लग सेटिंग कितना है हमारे पास में 80। जो देखिए हमारे पास में जो प्लग सेटिंग है ये हमारे पास में 7.5 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं CT रेशियो से मल्टीप्लाइड बाय 80, इसका वैल्यू आता है 4। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन अ मैग्नेटिक सर्किट द रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस। जिससे आपको वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। अगर आप मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हो तो जो MMF रहता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग फ्लक्स रिलेक्टेंस से ये करते हैं तो हमारे पास में इस केस में फ्लक्स मिलता है। यहाँ पे हमने इसको फिर से मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास में EMF रहता है,
EMF डिवाइडेड बाय हमारे पास में रेजिस्टेंस, तो हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में जैसे हमारे पास में MMF रहता है, उसको अगर रिलेक्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलेगा, फ्लक्सेस, क्योंकि फ्लक्स रहते हैं करंट के एनालॉगस और रिलेक्टेंस रहता है रेजिस्टेंस के एनालॉगस और EMF रहता है MMF के एनालॉगस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनालॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द जनरेशन मोड ऑफ द DC मशीन इज गिवन बाय। जो पोलैरिटी है जहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होता है हमारे पास में जनरेशन मोड में, तो किसके द्वारा पता करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैंने आपको इसका शॉर्टकट का टेक्निक भी बताया था कि आपको जिस तरीके से जनरेटर स्टार्ट करना है तो आप राइट हैंड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने लीजिएगा, आप लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अलग अलग अगर हमारे पास में मोटरिंग का ऑप्शन पूछा गया तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। Next question is two coils having a self inductances of 9 and 4 Henry respectively finally are coupled in a such way that coefficient of coupling is 0.5। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। M का वैल्यू हमें पता करना है, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है, ठीक है, जिसका वैल्यू K इज इक्वल टू M अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। तो M का वैल्यू कितना है हमारे पास में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय L1 का वैल्यू कितना है 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन अल्टरनेटर द सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज नथिंग बट। अल्टरनेटर के अंदर जो सिंक्रोनस रिएक्टर रहता है वो रहता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is a conductor of a length 50 cm moves in a uniform magnetic field of density 1.1 Tesla at a velocity of 30 milli per second. Calculate the induced voltage in a conductor when the direction of motion is perpendicular to the field. Direction of motion is perpendicular field है तो हमारे पास में sin थीटा जो है वो 1 आ जाएगा। इस केस में E is equals to BLV, ये फॉर्मूला भी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। B कितना है हमारे पास में, फ्लक्स डेंसिटी 1.1 मल्टीप्लाइड बाय L कितना है हमारे पास में 50, ठीक है। लेंथ 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 30। वेलोसिटी कितना है 30 मिली पर मीटर पर सेकंड है, नॉट मिली पर सेकंड। हमने गलती से बोला होगा तो काइंडली कंसिडर, माई सिंसियर अपोलॉजीज टू यू, ठीक है। मीटर पर सेकंड है, ओके। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में 16 पॉइंट वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। इज इक्वल्स टू BLV। अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर एंगल में कट हो रहा है तो साइन थीटा से भी आपको मल्टीप्लाई करना रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन अ केबल। इसमें से कौन सी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है जो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं केबल के अंदर, वो होना चाहिए नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, ठीक है। नॉन, इट शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज ऑल्सो यूज इन एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में इसमें से कौन सा ब्रिज यूज किया जाता है, वो होता है हमारा विंस ब्रिज, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमारे पास में सीरीज सर्किट है, RLC सर्किट, कैपेसिटेंस हो गया एंड दिस वन इज द इंडक्टेंस, तो हमें क्या पूछा गया, इंपेडेंस कितना होगा इसका, इफेक्टिव इंपेडेंस, ठीक है। सिंपल है, जो हमारा XC होता है इसको हम लोग माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं और XL को हम लोग प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, सीरीज के कंडीशन में। तो हमारा रेजिस्टेंस R प्लस J XL माइनस XC कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में R का वैल्यू है 50 प्लस J10। सिंपल है, J10 क्योंकि 40 माइनस दिस XC विल बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें से कौन सा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो है हमारा हायर इफिशिएंसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी हाई नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें ट्रू और फॉल्स अगेन पता करना है। पिच फैक्टर ऑलवेज लेस देन यूनिटी रहता है क्या, करेक्ट है। पिच फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉइन स्पैन फैक्टर, वो ऑलवेज लेस देन यूनिटी रहता है। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर इज ऑलवेज इंक्रीजेज विद द पावर, करेक्ट है। अल्टरनेटर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन इट्स पावर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन अ 2 आवर। 2 आवर्स के अंदर एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। 2 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 मिनट रहते हैं इंटू 60 सेकंड्स रहते हैं, ठीक है। 70 to 100 सेकंड्स रहते हैं, ठीक है, ओके। और एनर्जी को हम लोग किस तरीके से मेंशन करते हैं, P इंटू टी। पावर कितना है हमारे पास में 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 70 to 100 वाट सेकंड, जिसका वैल्यू आ जाएगा 720 किलो जूल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A 25 kVA transformer has a 50 turns on a secondary winding and 500 turns on a primary winding. Find the voltage transformation ratio. Voltage transformation ratio जो है हमें पता करना है, ठीक है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 50/500, ठीक है, N1/N2, ओके, जिसका वैल्यू आएगा हमारे पास 0.1। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्राई द फ्रेश लेयर ऑफ अ पेंट ऑन अ लार्ज सर्फेस के ऊपर फ्रेश लेयर जो है पेंट की, उसको ड्राई करने के लिए हम लोग इंफ्रारेड हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्शन हीटिंग कैन नॉट बी यूज फॉर। इंडक्शन हीटिंग हम लोग प्री हीटिंग जो रहते हैं प्लास्टिक परफॉर्म्स को उसको हीट करने के लिए नहीं यूज़ करते। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इस ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल का इसमें से कौन सा करेक्ट मेथड नहीं है। स्लिप रिकवरी कंट्रोल जो है वो करेक्ट मेथड नहीं है हमारे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इक्वेलेंट। आर इक्वेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई गेस आप इसको सॉल्व कर लोगे, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा 20 पैरेलल 30 करना पड़ेगा। इसका इक्वेलेंट कॉम्बिनेशन है कि इसका 60 के साथ में पैरेलल निकाल लीजिएगा, फिर आप इसको 10 के साथ ऐड कर लीजिएगा, ओके। जो भी आपका सीरीज़ का फिर आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको आप लोग पैरेलल कर लोगे 80 के साथ में, तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा 16। काफ़ी सिंपल है, आई गेस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर आना ही चाहिए। वेरी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल स्टेप है, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द बेस करंट IB इफ गिवन दैट बीटा इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। आपको एक चीज़ देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IC का वैल्यू क्या होता है, कलेक्टर करंट इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB, ओके। तो IC का जो वैल्यू है हमारे पास में, जो IB का वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा हमारे पास में। IC का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, ताकि IC का करंट हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो 1/1 किलो 1 × 10⁻³ इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 1 मिली एम्पियर। यह आया हमारा IC का, करेक्ट। और हमारे पास में बीटा का 1 मिली एम्पियर आया IC का, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, बीटा से। बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास में 50। 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 50 विल बी इक्वल्स टू 0.02 मिली एम्पियर्स, ओके। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ JFET इज इनकरेक्ट। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। ऐसा हमें पूछा गया कि इट जनरेट्स लार्ज नॉइस एज कम्पेयर टू BJT, ये गलत है। इट जनरेट लेस नॉइस एज कम्पेयर टू BJT, ये करेक्ट हो जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वोल्टेज VAB इन द सर्किट। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। देखिए इसकी पोलैरिटी मार्किंग कैसे, प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसका टोटल वोल्टेज ये हो जाएगा हमारा 8। ये कुछ इसका जो मार्किंग है हमारा माइनस प्लस है, -1 वोल्ट, 7 वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड फ्लो मीटर मेजर्स द फ्लूइड फ्लो बेस्ड ऑन द। हेड फ्लो मीटर मेजर करते हैं फ्लूइड फ्लो बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट चार्जिंग इलेक्ट्रिक मटेरियल accumulates a charge of 24 कूलम इन 6 सेकंड्स। फाइंड आउट द करंट। आई का वैल्यू कितना निकालेंगे 24 कूलम्स डिवाइडेड बाय 6 सेकंड्स, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस का एक्सप्रेशन होता है वो बेस्ड है हमारे फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ के ऊपर, ठीक है। लेंजेस लॉ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोड इज अ 4 लेयर डायोड। 4 लेयर डायोड इसमें से है हमारा शॉर्ट की डायोड, ठीक है। इसका आप सिंबल ध्यान में रख लीजिएगा और ये हमारा 4 लेयर एक डायोड होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91। विच ऑफ द फॉलोइंग टैरिफ इज अ 3 पार्ट टैरिफ। इसमें से कौन सा टैरिफ है, एक 3 पार्ट टैरिफ है, ठीक है, वो है हमारे पास में डोहार्टी टैरिफ, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको UPPCL JEE के एग्जामिनेशन में पूछा गया था 27 नवंबर, ठीक है, 2019 के पेपर में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पता करना है। द 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कीम फॉर बस बार प्रोटेक्शन इज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। जो हमारे पास में 2 सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की गई है स्कीम्स है बस बार प्रोटेक्शन के लिए, वो है हमारे पास में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटर वाइडनिंग फॉल्ट जो है अल्टरनेटर का एक अर्थ फॉल्ट है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। एक CRO है वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, तो आपको ध्यान में रखना होगा। हम लोग फेस के लिए, एम्पलीट्यूड के लिए और हमारे फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ सीमेंस, इसमें से कौन सा पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए होंगे जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिए, इसमें से कौन सा जो टर्म है एक्सप्रेस नहीं किया जाता सीमेंस के अंदर, वो है हमारा रिएक्टेंस, क्योंकि रिएक्टेंस को हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं। बाकी आप देख सकते हो, बाकी लाइक एडमिटेंस, ससेप्टेंस एंड कंडक्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरेसेंट लैम्प गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस एट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये RK राजपूत का जो बुक है उसमें से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, एक सिर्फ लाइन से उन्होंने क्वेश्चन बना के मेंशन किया, ठीक है। तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो देता है हमारे पास 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें से कौन सा एक एलिमेंट है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता, वो है हमारे पास है बॉयलर, ओके। किसका कंपोनेंट है आपको आसानी से पता होना चाहिए, ये तो हमारा स्टीम पावर प्लांट का, थर्मल पावर स्टेशन का हमारा कंपोनेंट है। सर्ज टैंक, पेनस्टॉक एंड स्पिलवेज आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ओके। Next question is in a energy source forces a constant current of 2 ampere for 10 seconds to the flow of light bulb. If a 2.3 kilojoule is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb. ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास में, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई डेल टी, ठीक है। वो कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 20 कूलम, ओके। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू which will be equals to 2.3 multiplied by 10⁻³ upon 20 will be equals to 115 volt. Option C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of the electric drive selects the motoring or braking mode of operation of the motor, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक ड्राइव का पार्ट है, ठीक है, which selects the motoring or braking mode of operation of the motor, it is a power modulator. Option D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेल सिस्टम द फेज वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट प्रोड्यूसेस अ लाइन वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेल्टा सिस्टम्स में जो भी हमारा डेल्टा सिस्टम है जनरली हमारे पास में VL रहता है, लाइन वोल्टेज रहता है, वो फेज वोल्टेज के इक्वल रहता है, क्योंकि यही हमारा फेज हो गया और यही हमारा लाइन भी हो गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a periodic signal displayed on the cathode ray oscilloscope screen has a distance of 4 cm between the beginning and the end of a cycle and the time division control is set to 1 milliseconds per division, calculate the frequency of the waveform. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हमारे आज के पूरे पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग से पूछे थे, काफ़ी बेसिक सा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन हुए होंगे, ठीक है, कन्फ्यूज होंगे। जो टाइम है टोटल किस तरीके से निकाल पाएंगे, 4 × 1 मिलीसेकंड का, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 0.04 सेकंड, ठीक है। अब देखिए एक सिग्नल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है 4 डिविजन्स को, यहाँ पे मेंशन किया क्या, 4 डिवीजन दैट मीन 4 सेंटीमीटर्स को, ठीक है, एट 1 मिलीसेकंड पर डिवीजन। एक डिवीजन मतलब कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मेंशन करके रखा है, इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे। हम लोग ऐसा गैस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी जो हमारा टाइम अगर आया, ठीक है, इसी के कारण जो हमारे पास में सिग्नल का टाइम आया वो 4 × 1 दैट मीन्स 0.0 सेकंड्स आया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 1/t, इसका वैल्यू आ जाएगा 250 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ स्टेशनरी अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू अ लाइव बस बार, ठीक है, अगर हमारा स्टेशनरी अल्टरनेटर है वो हमने लाइव बस बार को कनेक्ट करके रखा है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है काफ़ी निग्लिजिबल रहता है, ठीक है, और रिएक्टेंस भी हमारा 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर डीसी ड्राइव कैन बी ऑपरेटेड इन, एक सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर डीसी ड्राइव है वो किस में ऑपरेट होता है, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड ओनली, इट ऑपरेट्स इन ओनली फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ CGS सिस्टम द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, CGS सिस्टम में काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, स्टोक्स में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है इसका, ये आपको ध्यान में रखना होगा ऐसा है। और CGS यूनिट में क्या होता है, स्टोक्स, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, ठीक है। और FPS यूनिट में इंच स्क्वायर पर सेकंड में आता है, ध्यान में रखना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोक्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव, इसमें से कौन सा जो ब्रिज है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज है, वो हमारे पास विंस ब्रिज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। Next question is if the EMF in the stator of a 8-pole induction motor has a frequency of 50 Hz and that in the rotor has a 1.5 Hz, इसलिए फाइंड आउट करनी है एक 50 Hz का
अरे 1.5 हर्ट्ज का हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो 1.5 हर्ट्ज जो है वो 50 हर्ट्ज का कितना परसेंटेज है, 3% है गाइस। मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.5 हर्ट्ज मतलब कितना हो जाएगा, 1%। स्लिप हमारा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है बिटवीन रोटर स्पीड और एक्चुअल। ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में उन्होंने पूछ लिया, आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, फाइंड द जी इक्विवेलेंट, ठीक है। हमारे पास में कंडक्टेंसेस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 सीमेंस, 6 सीमेंस, 8 सीमेंस एंड 12 सीमेंस, दीज आर द कंडक्टेंसेस। अब होता क्या है, जब भी हमारे पास में कंडक्टेंसेस गिवन है, हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस मेंशन करके रखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, बट दीज आर द कंडक्टेंसेस, क्योंकि यहाँ पर उसका यूनिट सीमेंस पे मेंशन करके रखा है। तो जो पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड करते हैं, जैसे 12 + 8 विल बी इक्वल्स टू 20 सीमेंस हो गया। लेकिन ये 20 सीमेंस जब इसके सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा 5, तो हम लोग उसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो 20 पैरेलल दैट मीन्स 20 × 5 डिवाइडेड बाय 25, तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 4 जो है हमारे पास में 4 सीमेंस इसके पैरेलल में आ जाएगा, उस 4 और 6 सीमेंस का एडिशन हो जाएगा और हमारे पास में फाइनल इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट मीन्स जी इक्विवेलेंट ये रहेगा हमारे पास में सिंगल 10 सीमेंस का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेजेस ऑफ ऑयल फील्ड केबल। मैंने आपको अंडरग्राउंड केबल का एक सेशन मेंशन किया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है, कि इसमें से कौन सा एक वैलिड एडवांटेजेस नहीं अंडरग्राउंड एक ऑयल फील्ड केबल का, कि उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। इट इज यहाँ पे मेंशन करके रखा है, लो कॉस्ट होती है क्या, नहीं, कॉस्ट उसकी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसका वैलिड एडवांटेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल फेज डीसी ड्राइव द पावर मॉड्यूलेटर विल बी। सिंगल फेज डीसी ड्राइव के अंदर जो पावर मॉड्यूलेटर क्या है, कि एक हमारा एक कंट्रोल रेक्टिफायर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन बी यूज्ड फॉर अ हायर वोल्टेजेस रेंजिंग फ्रॉम 66 kV टू 230 kV, ठीक है। एक जो ऑयल फील्ड केबल है वो यूज़ किया जाता है हायर वोल्टेजेस, जिसका रेंज है 66 kV टू 230 kV के बीच में। बेल्टेड केबल जो हम लोग यूज़ करते हैं गाइस, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये अप टू रहता है हमारा 11 kV तक का, ठीक है। और स्क्रीन केबल जो रहते हैं हमारे पास में वो हम लोग 22 kV से 66 kV के बीच में रह सकते हैं। और प्रेशर केबल हो गया, गैस प्रेशर केबल या फिर हमारा ऑयल फील्ड केबल्स है, वो बियॉन्ड 66 kV हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेशन। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन डायलेक्ट्रिक केबल इज नोन एज अ ग्रेडिंग ऑफ द केबल, ठीक है। यूनिफॉर्म डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस अचीव करने के लिए, ठीक है, डायलेक्ट्रिक ऑफ केबल में, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग। प्रॉपर ग्रेडिंग जिसको कहते हैं ना, यही उसका मीनिंग है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइज 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनएचपीसी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। आशा करता हूँ आपको फर्स्ट सेशन भी पसंद आया होगा और ये सेकंड सेशन भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन करिएगा। आपको आज का सेशन कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैंने आपको बाकी के टेलीग्राम्स के लिंक्स में यहाँ पे मेंशन करके रखे, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, सो दैट हम लोग वहाँ पे आपके साथ इंटरेक्टिव डिस्कशन करते रहेंगे। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली सॉल्व योर query soon possible. So thanks for watching this session. Have a nice day.